प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 17 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के क्वेश्चन आंसरों की जानकारी आपको विस्तार से दे रहे हैं। आप इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। देखिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे या बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराए। यही वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या थी। चीट फंड भारत के किस हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित है? तो चीट फंड भारत के दक्षिणी भाग में अत्यधिक मात्रा में प्रचलित है और इस अध्याय से छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जैसे कि चीट फंड कहाँ पर प्रचलित है, या 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर है वो ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है? बैंक लोगों के धन को जमा करने और उसे जरूरतमंदों को ऋण उचित ब्याज दर पर देने का कार्य करता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल धन जमा करने या केवल ऋण देने का काम करती है। भूमि विकास बैंक किसानों को किस अवधि के लिए ऋण देता है? तो भूमि विकास बैंक किसानों को 15 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण देता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम नाबार्ड है। देश में नोट छापने का काम किस बैंक द्वारा किया जाता है? तो देश में नोट छापने का काम भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। देश का पहला मोबाइल बैंक किसे कहा गया है? तो देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में स्थापित है और खरगोन जिले में स्थापित है। लक्ष्मी वाहिनी संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है। प्राचीन काल में किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन काल में गाय, बकरी, शीप और मछली के कांटों, जानवरों की खाल, हाथी दांत आदि को मुद्रा की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। साहूकार व्यवस्था के दोषों को बताइए। तो साहूकार व्यवस्था के दोषों में व्यवस्था के दोष हैं ब्याज दर, ऊंची ब्याज दर, अग्रिम ब्याज दर, हिसाब में गड़बड़ी और बेगार कराना आदि बातें सम्मिलित है। मुद्रा की परिभाषा लिखिए। तो मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित है जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा जांच के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने तथा व्यय का भुगतान करने के रूप में स्वीकार की जाती है। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? तो व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। ये बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी करते हैं। वित्तीय प्रणाली से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। अब हम देखते दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर। दीर्घ उत्तरी में भी यदि जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपको उनको तैयार करना है। तो मुद्रा के विकास पर लेख लिखिए। प्राचीन युग का मानव भी अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं करता था, फलतः उसने अपने द्वारा उत्पादित वस्तु या दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदलना प्रारंभ किया। उसे वस्तु विनिमय के रूप में जाना जाता है और अदला बदली की यह प्रणाली काफी समय तक चलती रही। समय के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयां सामने आई, फलतः ऐसी वस्तुओं की खोज की गई जो सभी व्यक्तियों को स्वीकार हो। प्रारंभ में गाय, बकरी, शीप, मछली के कांटों, जानवरों की खाल, हाथी दांत को मुद्रा की इकाई के रूप में अपनाया गया, किंतु इस व्यवस्था में भी अनेक कठिनाइयां सामने आई, जैसे प्रमाणीकरण का अभाव, संचय की कठिनाई आदि। इससे धातुओं के उपयोग की प्रेरणा मिली, फलतः धातु का सिक्के के रूप में उपयोग होने लगा, जिससे अनेक समस्याएं हल हो गई। राजा महाराजाओं ने जालसाजी के रोकने के लिए इन सिक्कों की तौल, आकार, रंग, रूप आदि को निर्धारित किया। इन सिक्कों की प्रामाणिकता के लिए उन पर सरकार की मोहर लगाई जाने लगी। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का उपयोग व्यापक रूप से सिक्कों के रूप में किया गया। समय के साथ साथ धातु मुद्रा की कठिनाइयां सामने आने लगी, फलतः बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ, जैसे
लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनशील कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा आदि, और केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंक के साथ चेक, हुंडी और ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के द्वारा भी मुद्रा का प्रचलन आ गया है। इस प्रकार से हमने मुद्रा का बड़ा विकास, इतिहास, मुद्रा के विकास के बारे में जाना। अब हम देखते हैं स्व सहायता समूह के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो स्व सहायता समूह के प्रमुख उद्देश्य सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करना, सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना, सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, स्वास्थ्य और पोषण और शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति पैदा करना। सरकार, बैंक तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन आदि करना। भारत में पाई जाने वाली निजी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है? तो जैसे कि साहूकार या महाजन एक व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। साहूकार दो प्रकार के होते हैं, कृषक साहूकार या जमींदार तथा व्यवसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं, लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार देने का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप में ही करते हैं। व्यवसायिक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता है। ये अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। यह उत्पादन, उपभोग और दोनों कार्य के लिए ऋण देते हैं। ऋण जमानत लेकर व बिना जमानत लिए दोनों प्रकार के होते हैं। फिर आता है जमींदार बड़े भूस्वामी होते थे। उनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना था। वे किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे और जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनके आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण दिया करते थे। इनके द्वारा किसानों को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती थी। इनके द्वारा प्रदत्त ऋणों की शर्तें भी ठोस हुआ करती थे। तो इस प्रकार से जमींदारी प्रथा थी। स्व सहायता समूह, हमने स्व सहायता समूह के बारे में देखा। स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इन समूह का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देते हैं। इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है और बैंक के लिए खाते में यह राशि जमा की जाती है। यह खाता समूह के नाम से होता है। सामान्यतः यह समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। चिट फंड, दक्षिण भारत के गांवों में यह बहुत लोकप्रिय है। यहाँ यह संगठित और असंगठित दोनों रूप में संचालित है। चिट फंड भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है जिसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। ये सदस्य पूर्व निर्धारित समय अंतराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। फिर इस एकत्रित धनराशि की सदस्यों के बीच नीलामी भी करते हैं। इस नीलामी में जो सदस्य सबसे ऊंची बोली लगाते हैं उसे एकत्रित धन सौंप दिया जाता है। फिर बैंकों के हमने प्रकार देखा। बैंकों के प्रकार है वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक तथा व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक उद्देश्य तथा अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। ये बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने और उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी करते हैं। ये 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों के कार्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। औद्योगिक बैंक उद्योगों के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक कहलाती है। ये बैंकें उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने में भी सहयोग देती है। विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्राओं का लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। ये बैंक अपनी शाखाएं विदेशों में स्थापित करती हैं जिससे विदेशी मुद्राओं के लेन देन का कार्य सरल हो जाता है।
कृषि बैंक, किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई है। कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित कृषि बैंकों द्वारा की जाती है। तो कृषि बैंक कौन कौन से हैं? तो कृषि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये कृषि बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसे संक्षेप में नाबार्ड भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली को की शीर्ष संस्था होती है। जिस देश की मुद्रा छापने का कार्य इसी बैंक में किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, या बैंक सरकार की बैंकर्स के भी नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अंतर्गत इन बैंकों को शामिल किया जाता है जिनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को निपटाने तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है। इन दिशा में सन 1945 में 2 संस्थाएं, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। मुद्रा की प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। विनिमय का माध्यम देखिए, वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। उत्पादक अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, तत्पश्चात प्राप्त मुद्रा के द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं को खरीदता है। मूल्य का मापन, वर्तमान में प्रत्येक वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है। किसी स्थान से वस्तुएं खरीदने की स्थिति में उनके मूल्य का भुगतान मुद्रा द्वारा या बैंक ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर द्वारा किया जाता है। बैंकों के माध्यम से रुपए को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। क्रय शक्ति का संचय, मनुष्य स्वभाव से भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करता है। मुद्रा के माध्यम से बचत करके भविष्य के लिए मुद्रा रखना सरल हो जाता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने, क्रय शक्ति का संचय करना एक आम बात हो जाती है। इसके साथ ही मुद्रा के माध्यम से उधार देने व लेने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है। संक्षेप में मुद्रा मनुष्य के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। कृषि को ऋण देने वाली संस्थाएं, कृषि को ऋण देने वाली संस्थाएं हैं कृषि बैंक, कृषि सरकारी बैंक और भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये कृषि को ऋण देने वाली संस्थाएं हैं। तो देखिए कृषि सरकारी बैंक, कृषि सरकारी बैंक किसानों को अल्पकालीन ऋण की सुविधाएं कम ब्याज दर पर प्रदान करते हैं। और भारत में सरकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे ग्राम स्तर प्राथमिक सरकारी सहकारी शाख समिति होती है। इन समितियों के ऊपर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर इन समितियों को ऋण देती है। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देती है। यह बैंक भूमि में सुधार करने, कुआं खोदने, नलकूप लगाने, कृषि यंत्र खरीदने आदि के लिए कम ब्याज पर 15 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण देने का कार्य करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इन बैंकों की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इन बैंकों द्वारा छोटे और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। देश में 30 जून 2005 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 14,484 शाखाएं कार्यरत है। और इसके अतिरिक्त कृषि हेतु साहूकार जमींदार द्वारा भी ऋण दिया जाता है। इस प्रकार से आपने इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन किया। अब आप इन क्वेश्चन आंसरों को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपना याद करने का कार्य भी कीजिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी लगातार होती रहे। और अगले वाले वीडियो में हम अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र और अधोसंरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।